सरकार लूट रही है, सरकार चोर है, खुद की चोरी बचाने के लिए बोलती है हम छोड़ देंगे तो चोरी होगी। ये बात तो सही है। सरकार तो के पास तो कोई डिफेंस है ही नहीं। नहीं नहीं, सरकार के तो हर सर डिपार्टमेंट में चोरी है, तो हम चले जाएं, कब्जा हम कर लें कि एक्चुअली भाई हम चलाते हैं, तुम तो चोर हो। कि 1000 साल से लूटा गया, फिर भी ये शहर जीवित है, और जितने लूट के पैसे ले गए वो आज भी भिखारी हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया तक देख लीजिए। तो आप लूट लोगे कि जिसका नाम 36 है, उसका 22 है, इसका मतलब इस वृक्ष पे 36 लोगों को जिंदा टांग दिया गया था। अच्छा। अब सोचिए कि एक मूर्ति जो 4500 साल या 5000 साल पूरे पहले बनाई गई थी, वो कॉस्मोस को डिफाइन करती। अब सोच सकते हैं साइंस की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी 5000 साल पहले मूर्ति बनाने वालों। ये हमको बार बार कास्ट याद दिलाया जाता है, क्योंकि आप जैसे ही मंदिर बनाते हैं आपको मार दिया जाता है, आपका पैसा लूट लिया जाता है, आप पे जजिया लगाया जाता है। नमस्ते। नमस्ते। आज हमारे साथ है संदीप सिंह जी। संदीप जी ने अभी रिसेंटली एक बुक लॉन्च की है, अर्थव्यवस्था ऑफ मंदिर। ये आप देख सकते हैं, टेम्पल इकोनॉमिक्स, और दूसरी वॉल्यूम है मंदिरों के लिए एक दशक, अ डेकेड ऑफ मंदिर। बड़ी मज़ेदार बात है कि आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइटल्स एक ही साथ कर दिए। तो ये बुक में दोनों लैंग्वेज है क्या? नहीं, पुस्तक सिर्फ इंग्लिश में है। अच्छा। उसके पीछे कारण ये है कि जैसे मैंने लिखा टेम्पल इकोनॉमिक्स वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 डेकेड फॉर मंदिर्स, तो हाँ जी। टेम्पल मंदिर हो गया है। तो बहुत बेसिक चीज़ है कि क्रिश्चियन जो है वो चर्च जाता है, मुस्लिम जो है वो मॉस्क में जाता है, जू जो है वो सिनगॉज में जाता है, हाँ। हिंदू कहाँ जाता है तो हम बोलेंगे टेम्पल जाता है नॉर्मली। जबकि टेम्पल का डिक्शनरी डेफिनेशन देखेंगे, इट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ पगान्स, पगान्स की पूजा करने की जगह, या किसी के भी पूजा करने की जगह। तो पगान कौन? जो सभ्यता ख़त्म हो गई हो, ग्रीक मायन सिविलाइजेशन, और फिर किसी के भी। जबकि हमारे प्लेस ऑफ वर्शिप का स्पेसिफिक नाम है मंदिर, तो वो हमें मंदिर कहना चाहिए, टेम्पल नहीं कहना चाहिए। अगर हम देवालय कहें, देवस्थल कहें, तमिल में हैं तो कोविल कहें, अगर हम नाम ही गलत बोल रहे हैं तो फिर हमारी सारी चीज़ें गलत हैं। तो इसलिए वो ट्रांसफॉर्मेशन है, पहली वॉल्यूम में एक्सप्लेन किया हूँ, दूसरी वॉल्यूम जाते जाते लोग समझ जाएंगे, इसलिए वो डेकेड फॉर मंदिर है। और ये चीज़, और भी एक चीज़ समझने की है कि चर्च या मॉस्क में लोग पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, मंदिर बहुत अलग है। हमारे वहाँ भगवान की मूर्ति रख के उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। हाँ जी। तो भगवान रहते हैं, वो भगवान का घर है। ओके। तो जैसे उनसे, आपने कहा देवालय। हाँ, देवालय, देवस्थल इसलिए हम कहते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर हमें मंदिरों को समझना है, अपनी भक्ति को समझना है, तो हम सही नाम से अपने भगवान के पूजा के घर को, पूजा के घर को हम सही नाम से पुकारें। तो मंदिर जो कि बहुत कॉमन है, इसलिए मंदिर। ओके। तो मैं थोड़ी और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपकी। हम थोड़ा बुक पे पहले चले गए। इन्होंने 2006 से अपनी कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ी और फिर ऑथर बने, और प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में ये विजिटिंग फैकल्टी की तरह जाते हैं, गेस्ट फैकल्टी की तरह जाते हैं, और इंडियन वे ऑफ मैनेजमेंट सिखाते हैं। और मेरी पहली बार जब इनका इंट्रोडक्शन हुई थी, वो आई थिंक प्री कोविड हुई थी, और उसमें ये अपने कोई एक मुंबई के आउटस्कर्ट्स पे एक इनकी म्यूजियम है, वो बिजनेस के अराउंड है। या इंडियन बिजनेस हिस्ट्री पे है। तो हम जनरली अपने बिजनेस हिस्ट्री को पूरा समझ नहीं पाए हैं अभी तक। हाँ जी। और ज़्यादातर लोग देखेंगे, उनको लगता है अंग्रेज आए उसके बाद हमारा व्यापार शुरू हुआ। तो बहुत छोटी सी बात है कि हम सोने की चिड़िया, अगर हमें कहा जाता है हम पैसे थे तो कैसे हुए? हाँ जी। तो व्यापार था तभी थे, और व्यापार था तो व्यापार से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। तो उसका एक कलेक्शन करके एक म्यूज़ियम जैसा बनाया हूँ। उस पर एक दिन पूरी चर्चा हो सकती है। यस, और क्योंकि वो जब मैंने सुना हाँ, था आपका हाँ, लेक्चर, तब ज़रूर बस सुनते जाए सुनते जाए, क्योंकि उसकी एक खासियत है। संदीप जी ने वो म्यूज़ियम मासेस के लिए ओपन नहीं रखा है, वो सिर्फ इनविटेशन एंड परमिशन बेसिस पे ही ओपन होता है। अगर आपको एक ग्रुप आ रही है तो संदीप जी के परमिशन से ही उधर एंट्री है, और वो पूरा कॉस्ट ऑफ रनिंग जो है वो संदीप जी अपने पॉकेट से डालते हैं। बिकॉज आप शायद मानते हैं कि हाँ, नहीं, ऐसा था कि अगर हमें सिखाना है विद्या तो उस हिसाब से होनी चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। ओके। और बहुत सीरियस विषय है, तो जिसको इंटरेस्ट होता है वो लोग आते हैं,
दिन भर स्पेंड करते हैं तो आज की भाषा में कहें तो वॉक थ्रू इंडियन बिजनेस हिस्ट्री हो जाता है। हाँ, तो मतलब ये सिर्फ पिकनिक स्पॉट नहीं है कि लोग नहीं आए नहीं और चले गए, नहीं, इसको समझने की इसको एक समझना है यार। और ऐसा है कि लोग आते हैं पूछते हैं कितना देर लगेगा, मैं 3-4 घंटा बोलता हूँ, लोग 12 घंटे के बाद अच्छा, बोलते फिर आना पड़ेगा। आप उधर जाके हाँ, समझाते हैं? मैं खुद दिखाता ओह हूँ वाओ! सारा। इट्स आई टेक देम थ्रू एवरीथिंग। ये चीज़ मैं डिटेल भूल चुका था उस बारे में, तो हाँ आई वाज आल्सो सरप्राइज जब मैंने हाँ ये सुना। सो लेट्स कम बैक टू योर बुक। या अगर आप क्लोजली देखें तो अर्थव्यवस्था ऑफ मंदिर जो इनका वॉल्यूम 1 है, उस पे ये इनकी बाय द वे 11th और 12th बुक आपके सामने पड़ी है। इसमें आप देखेंगे ना तो एक ग्राफ बनी हुई है, और अगर वो ग्राफ, अगर हम लोग एक फोटो डालेंगे बुक की तो उसमें दिखेगा, वहाँ पे ना नीचे लिखा है इंसेप्शन पॉइंट है कि जब वो कपाट खुला, राइट, नहीं दामलला का, जब से मंदिर बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ तो जो 91। धसा, नहीं, उसके पहले से काम बनना चालू था। मंदिर के खम्भे, पिलर, उसकी डिज़ाइनिंग विश्व हिंदू परिषद ने पैरेलल चालू किया था उसके हाँ जी। 91 से। तो आपने 91 के अराउंड ये लिखा है कि हाँ इंडिया का लिबरलाइजेशन हुआ इकोनॉमी हाँ का, हाँ और अब रफली वी सी कि राम मंदिर बन गया है, और हाँ फिर वो जो हम अभी अब हमारी इकोनॉमी की हाँ जो ट्रेजेक्ट्री है हाँ वो अभी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट है। इनफैक्ट हाँ रोबस्टनेस में तो आई हाँ डोंट थिंक सो कोई और इकोनॉमी हमारे जैसे दिखती है। करेक्ट। तो मुझे ये बताइए ना कि ये, हम तो सिर्फ एक, मैंने ये सब देखी है मीम्स या इंस्टाग्राम पे ये सब फोटोज देखी हाँ है, पर मैं तो समझ रहा था कि अच्छा ही ठीक है यार, अच्छे लगने वाली बात है कि जो थोड़े सनातनी है उनको मन अच्छा लगता है, दिलासा हो जाती है। पर आपने भी ये लिखा है तो ऐसे ही नहीं लिखा होगा, क्योंकि यू आर अ प्रॉपर इंटेलेक्चुअल। अब मुझे बताइए कि ये क्या है, ये इसमें क्या कोइंसिडेंस तो नहीं होगा, कुछ तो है ये? नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मंदिर रेट ऑफ ग्रोथ की। ओके। मेरा ऐसा मानना है कि मंदिरों का हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत योगदान रहा है, और सिर्फ उसको हम इससे न जोड़ के देखें कि कितने लोग आए और कितने टिकट बिक गए। वो हम चर्चा करेंगे किस तरह से इम्पैक्ट करती है एक अर्थव्यवस्था को। तो हम, अगर आप एंगस मैडिसन की स्टडी से मैंने इस पर मैप किया है, और जब जब भारत में मंदिर टूटे हमारी जीडीपी पे इम्पैक्ट हुआ, और बीच में हमारा जीडीपी ग्रोथ थोड़ा सा हुआ था, वो मराठा पीरियड था, क्योंकि मराठाओं ने पूरे भारत में मंदिर को वापस से स्थापित किया था। और अहिल्याबाई होलकर, अगेन लेजेंडरी देवी अहिल्याबाई होलकर का रहा, तो उस समय भी रहा। और अगर हम स्पेसिफिकली 91 से देखें तो दो चीज़ें हुई। लिबरलाइजेशन हुआ, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, बट उसमें आप देखेंगे तो क्या था, पॉलिसीज़ थी, उसमें टेक्नोलॉजी कहीं नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी के बगैर कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। उसमें हम सिर्फ यही चाह रहे थे कि लोग बाहर से आएँ और यहाँ व्यापार करें। इनफैक्ट वहाँ के उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था लंदन में, उसको उन्होंने न्यूयॉर्क में रिपीट किया, मैंने कोट किया है कि आपने पहले 200 साल कॉलोनाइज करके पैसे कमाए, अब वापस आके फिर से पैसे कमाइए। तो अच्छा। दैट वाज लिबरलाइजेशन। और कई सारे प्रोफेसर्स की स्टडी है जिन्होंने कहा है कि लिबरलाइजेशन से हमें मिला क्या, सिर्फ स्कैम। आप 91 से स्कैम की लिस्ट बनाइए, कोई टेक्नोलॉजी तो आई नहीं हाँ खास। जी। कोक और पेप्सी को हम टेक्नोलॉजी में तो नहीं गिन सकते हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या, ग्रोथ कैसे आया कि जब एक सोसाइटी है वो रिवाइव हो जाती है, उनको लगता है कि हम मेंटली फ्री हैं, अब हम स्लेव नहीं रहे। तो जब से राम मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो लोगों में एक उत्साह था, ओके। और वो बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ पॉलिसीज से अगर काम बन जाता तो लिबरलाइजेशन जैसी पॉलिसी ब्राज़ील में भी आई, रशिया में भी पेरेस्ट्राइका लेके आया था, यूएसएसआर ही बट गया। तो सिर्फ पॉलिसीज इज़ नॉट ए शॉर्ट वे टू सक्सेस कि हम पॉलिसी अच्छी बना देंगे तो हो जाएगा। लोगों को उसको आत्मसात करना होता है और उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, और उसके लिए जब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तब तक आप एक अच्छी सभ्यता जैसे ग्रो नहीं कर पाएंगे, हाँ जी। अब दबे कुचले रहेंगे। तो जब हमें लगा कि हम अपना मंदिर बना सकते हैं, जिसके लिए 500 साल से लड़ाई चल रही थी, तो एक उमंग था, जोश था लोगों में, और हर तरफ से वो दिखा अलग अलग तरीके से। और मैंने पुस्तक में काफ़ी साइकोलॉजिकल एग्जांपल्स दिए हैं कि साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता था, क्योंकि हमारे मंदिर हम देखते हैं काशी में, मथुरा में टूटे हैं, ऊपर मस्जिद बने हुए हैं। हाँ जी। जब आप रोज़ वो देखते हैं और आपको पता है तो आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी आप सोच सकते हैं। एक इसका हार का फीलिंग होता होगा। हाँ, तो आप उसमें कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप चाहे जितनी अच्छी पॉलिसी ला दीजिए। जब ये लगा कि हम अपनी मंदिर बना सकते हैं, अब राम मंदिर बन जाएगा, तो वो फीलिंग हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में भी रिफ्लेक्ट हुई। हमने दुनिया से अलग तरीके से बात करना शुरू किया, क्योंकि एक कॉन्फिडेंट सिविलाइजेशन, कॉन्फिडेंट सोसाइटी बात कर रहा था। तो फिर मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने अभी एक फीलिंग की बात की, पर अगर एविडेंस बेस करे
लोगों का एक सेंटिमेंट का। तो अगर इलेक्टोरली देखें इसको, तो जो कल्याण सिंह जी की वापस गवर्नमेंट इलेक्ट होके नहीं आ पाई, राइट? करेक्ट। तो वो एक था ना लोगों के बीच में कि हमने कुछ ज़्यादा एग्रेसिव वे अपना लिया क्या राम मंदिर पाने का। वो हिंदूज में एक निराशा थी क्या कि हम ये चीज़ से एसोसिएट नहीं करते अपने आप को, ऐसा कुछ था? मैं बहुत छोटा था तभी, तो मैं हाँ, आपको बता नहीं, आपको एक चीज़ समझना होगा कि उस समय तक भी हर हिंदू बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था। और हमको, आप देखिए, हिंदुओं को गिल्ट कॉन्शियसनेस बहुत कराया हाँ जाता जी। है कि आपने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने ये कर दिया, आप क्षत्रिय हैं तो आपने ये गलत कर दिया, हिंदू धर्म में ये गलत था। और हमने अपने धर्म को पढ़ना और समझना बहुत पहले छोड़ दिया। तो हम तुरंत, बाकी कोई कुछ बोलता है तो हमारे पास फैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हमने अपने धर्म ग्रंथ पढ़े ही नहीं है। हम पढ़ते भी हैं तो अंग्रेजी में, जो सारी मतलब उसकी ट्विस्ट हो चुकी होती है। तो हम जब समझ नहीं सकते हैं अपनी बातों को, तो हम आर्ग्यू बैक भी नहीं कर सकते हैं, तो हम वो गिल्ट कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। तो आप सोचिए कि आज जिस तरीके से लोग भक्ति दिखाते हैं, क्या दिखाते थे कुछ साल पहले? नहीं दिखाते थे। वो, उनको गिल्ट फील होता था। अब जय श्री राम बोलने में किसी को शर्म नहीं आती है, हाँ जी। हिंदू कहने में शर्म नहीं आती है। पहले मतलब जोक था, आज भी काफ़ी एक बड़ी संख्या है कि वो बोलेगा कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। हिंदू बोलेगा मैं हिंदू बट मैं सेक्युलर हूँ, तुरंत जस्टिफिकेशन देने लगेगा। या तो वो जो डायलॉग है अक्षय कुमार की एक मूवी का, वो मैं इंडियन हूँ, हाँ, और या तो फिर मैं, या तो दूसरा एक पार्ट भी है जहाँ पे मैं बनिया हूँ, मैं यादव हूँ। हाँ, ये भी एक पार्ट आ ये जाता है। हमको बार बार कास्ट याद दिलाया जाता है कि आप बटे हुए हैं। तो क्या इस्लाम में कास्ट नहीं है? वहाँ इनसे ज़्यादा रिजिड है। क्रिश्चियनिटी में नहीं है कि आप तो वहाँ चर्च नहीं जा सकते हैं, कि एक दूसरे के कब्रिस्तान नहीं जा सकते हैं। अच्छा, ये भी नहीं, हाँ, कब्रिस्तान भी नहीं नहीं, जा सकते? कब्रिस्तान नहीं, आपको दफन नहीं किया जाएगा। आप जहाँ हैं वहाँ ले जाइए। अच्छा। हाँ, आप उस सेक्ट के नहीं है तो आपको वहाँ दफनाया भी नहीं जाएगा, मार देंगे आपको, झगड़े हो जाएंगे। तो ना मंदिर जा सकते हैं ना कब्रिस्तान जा सकते हैं, वहाँ तो इतना डीप रूट है कास्ट का। और हमारे यहाँ तो जाति और वर्ण था, कास्ट सुपर इम्पोजिशन है, वो एक पूरा अलग चर्चा का विषय है। हाँ जी। तो हमें बार बार गिल्ट कॉन्शियसनेस कराया जाता है हिंदुओं को, और हमने जब अपने खुद के बारे में नहीं पढ़ा है तो हम आर्ग्यू बैक नहीं कर सकते हैं। जैसे रजत मित्रा जी ने काफ़ी डिटेल में लिखा है, ये सोचने की बात है कि अब देखिए नॉर्थ में क्यों बड़े मंदिर नहीं दिखते हैं, जब एक भी मंदिर बचा ही नहीं। अब बनाया क्यों नहीं फिर लोगों ने? क्योंकि आप जैसे ही मंदिर बनाते हैं आपको मार दिया जाता है, आपका पैसा लूट लिया जाता है, आप पे जजिया लगाया जाता है। तो करीब 400 साल बाद जाके दिल्ली में बिरला मंदिर बना, और उसके बाद जाके स्वामीनारायण का मंदिर बना। बड़े मंदिर बनते ही नहीं, नहीं। पर अगर आप देखेंगे तो काशी विश्वनाथ का भी जो एक हिस्ट्री है, मैंने मीनाक्षी जी के साथ एक किया है, मीनाक्षी हाँ, जैन जी के हाँ, साथ, तो उन्होंने बताया था कि ये जो अभी लड़ाई हो रही है, ये ज्ञान वापी की, इसके पहले ऑलरेडी मेरे ख्याल से जहाँ पे पहले टूटा, वो टूटने के बाद में दूसरा बना, और बाद में तीसरा ये जो टूटा अभी ज्ञान व्यापी वाला, उसके बाद में ये चौथा बना है। तो जो अभी फिलहाल जहाँ पे अभी कॉरिडोर बना है, वो चौथा मंदिर है काशी हाँ, विश्वनाथ का। हाँ। तो ऐसा नहीं था कि हम मंदिर नहीं बना रहे थे, बट प्रॉब्लम ये था कि उसको सस्टेन भी नहीं कर पा नहीं, रहे थे नहीं, ना। सिर्फ हम काशी बचा रहे थे। अच्छा। ये बाकी जगह क्यों नहीं हुआ? आपको काशी के बारे में समझना होगा। काशी की ये स्थिति थी कि वहाँ के सारे ब्राह्मणों को मार दिया गया था और ओके। सारे मंदिर तोड़े गए थे। तो आपको बताता हूँ, तमिलनाडु में आप क्यों सुनते हैं शिव काशी, तिन्न काशी जगह सब? वहाँ के राजाओं ने बोला ये काशी ख़त्म हो जाएगी, उसको बचाने के लिए तमिलनाडु में भर भर के काशी बना दो। तो इसलिए वहाँ शिव काशी, तिन्न काशी सब बने। अच्छा। और ऐसा था कि जितने हिंदू बच गए थे उनको औरंगजेब ने कहा था कि या तो तुम कन्वर्ट हो जाओ या जजिया दो। तो डर ये था कि या तो लोग कन्वर्ट होंगे या भाग जाएंगे, जजिया देने की स्थिति में नहीं थी। तो होसला डायनेस्टी के कर्नाटक के राजा ने वो काशी के हिंदुओं के बदले जजिया पे किया औरंगजेब को। अच्छा। तो काशी बचाने में बहुतों का योगदान है। काशी में ब्राह्मण नहीं बचे थे, तब उसके बाद महाराष्ट्र और आंध्रा से ब्राह्मण जाके बसे और काशी बची रही। अच्छा, मुझे एक मैंने चीज़ पुस्तक में बताइए। ये डिटेल्ड है, हाँ जी। विथ रेफरेंस है। ओके। तो हमने कोई बड़ा मंदिर नहीं बनाया नॉर्थ में, और काशी में बचा क्या? बड़ा मंदिर थोड़ी बना, छोटा सा मंदिर बचा रहा। तो पूरे नॉर्थ में आपको मंदिर नहीं मिलते हैं। वो तो अब भी थोड़ा बड़ा बना है, उसमें भी बहुत कंट्रोवर्सीज है कि आपने तो 3000 स्क्वायर फीट से जो उसको आई थिंक कुछ 2 लाख स्क्वायर फीट बना दिया है उसको आज। तो उसके लिए भी जो आपने बाजू के मठ तोड़े हैं, हाँ, ये सब वाले चीज़ आ हाँ। जाती है दिमाग में लोगों के। तो उसमें देखिए मेरा ऐसा मानना है 2 लेवल पे है कि अगर आपको बनाना होगा नए तरीके से, उसको लाइफ देनी थी, तो कुछ चीज़ें तो हटानी पड़ेंगी। वो आप घर में रिनोवेट करते हैं तब भी करते हैं, कुछ चीज़ें हटानी होती हैं जहाँ जितनी भी प्रिय हों। एक
दूसरा कुछ गलतियां होंगी क्योंकि पहला एक मंदिर है जिसको इस तरह से हमने रिनोवेट किया, तो सरकार के पास और बनाने वालों के पास भी लर्निंग होगी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ चीज़ें तो हटनी चाहिए थी, कुछ था कि लोगों ने घर बना के, अच्छा मंदिर कई घरों से निकले, ये भी सच्चाई है। हाँ जी। तो हमें उसको पर्सपेक्टिव में देखना होगा, तो कुछ गलतियां भी होंगी क्योंकि पहले बार हुआ, तो हमारा ऐसा मानना है कि सरकार को जिन लोगों ने काम किया वो सीखेंगे और अगले बार ये रिपीट नहीं होगा। और कुछ चीज़ें तो हमें सेक्रीफाइस करनी होंगी, हर चीज़ नहीं रह सकती है ये लाइफ भी में। बात सही है। हाँ जी। अब मतलब आपके हमारे माता पिता से प्यार रहता है, वो चले जाते हैं, तो क्या हम उनका हर सामान बटोर के रख सकते हैं? पॉसिबल है नहीं है, हम फिर उसको डिस्कार्ड करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन ये जर्नी में, क्योंकि वहाँ पे जो जर्नी है वो आपने बताया 91 में जब काम शुरू हुआ, और अब जब काम बनते हुए दिख गया, अभी भी काम पूरा हुआ नहीं है, तो इसके अंदर बीच में भी तो बहुत सारे डिप्स आए। हम 10 साल दूसरी सरकार ऐसी देखी जो प्रो हिंदू नहीं थी, ऐसा बोल सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि तब हम फ्रजाइल 5 में भी गए। ऐसी स्थिति आ गई थी कि हम वर्स्ट 5 इकोनॉमीज में नाम लेने लग गए थे। वो तो एक अलग बोल सकते हैं कि हम सरकार बदल गई और फिर मोदी जी आए और चीज़ें वापस थोड़ी सी अलग वे में गई है। तो ऐसा है क्या कि जब तक, क्योंकि मेरे ख्याल से यूपीए सरकार के टाइम पे राम एग्जिस्ट करते हैं क्या, ये चीज़ें बाहर उठी। राम सेतु तोड़ने की पूरी कोशिश की गई, वो टूटा नहीं, वो अलग बात। तो मुझे फिर ऐसा लग रहा है कि आप तो कह रहे हैं कि एक साइकोलॉजी इफेक्ट करता है, बट मेरे को लगता है कि कुछ एनर्जीज भी है क्या, क्योंकि अननोइंगली ये मैच हो रहा है आप जो कह रहे नहीं हैं। तो वोट सरकार बदली किसने? हिंदुओं ने नहीं बदली। पता नहीं वो हिंदू के हिसाब से क्योंकि 2014 का इलेक्शन वाज नॉट ऑन हिंदू आइडेंटिटी, नहीं बट वो तो बीजेपी वॉज, स्कैम्स और बट डेवलपमेंट पे बीजेपी थे। को तो हिंदुत्व ही की पार्टी बोला जाता था ना। उनका सारा अपोजिशन का जो नैरेटिव था कि आप हटा देंगे तो हिंदुत्व पार्टी आ जाएगी। ठीक है, वो आप तो ये अब कह भी सकते खरगे हैं। जी बोलते थे, उनका है कि सनातन वाले वापस आ जाएंगे, आप बीजेपी को वोट दे हाँ देंगे। जी। तो हम इस चीज़ को डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते ना कि बीजेपी को उस इशू पे भी वोट मिले हैं। पर राम मंदिर ओवरवेलमिंग, बीजेपी का मुद्दा था, यस यू आर उनके राइट, मैनिफेस्टो में था। यस यू आर तो राइट। हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं था। पर ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो 282 आया, वो कहीं ना कहीं स्कैम्स ऑफ कांग्रेस और मोदी जी का जो एक गुजरात मॉडल का जो एक इमेज था, आई थिंक कहीं ना कहीं उससे लेना था। हाँ, ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हुए, नो डाउट। पहली बार ऐसा लगा था कि हाँ हिंदू यूनाइट हो सकते हैं, यू आर राइट। बट फिर वापस 2024 में थोड़ा सा वापस हिल चुका है कि हम जात पात में अभी भी बटे हुए हैं। हम उसको देखिए 2024 के चुनाव को हम कई तरीकों, एक सिर्फ एक कारण से कोई पार्टी चुनाव नहीं हारती है। करेक्ट। उड़ीसा में बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं, साउथ में जीते हैं, केरल में सीट जीते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हिंदुत्व काम नहीं कर रहा है। हम ये घूम फिर के सवाल आ जाएं कि हम हारे क्यों। तो राजस्थान में जो घटनाएं घटी थी, क्या उसके लिए सरकार ने कुछ किया था या बीजेपी ने कुछ करा था, या हमने मंदिर को सिर्फ पैसे से जोड़ के देखना शुरू कर दिया है? तो मैं जो टेम्पल इकोनॉमिक्स या मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ, इसीलिए करता हूँ कि हमने मंदिर को सिर्फ पैसे से जोड़ दिया है, जबकि वैसा नहीं है। पैसा बाई प्रोडक्ट है मंदिर का। अगर आप सिर्फ पैसे से जोड़ेंगे तो मेरा मानना है जो फैज़ाबाद में हारे वो भी एक कारण है इसका, क्योंकि हमने उसको इतना पैसे से जोड़ दिया कि मंदिर से जो भला हुआ तो अयोध्या में रहने वालों का हुआ, दूर तो रहे उनका नहीं हुआ। तो उनको क्या लगा होगा कि मंदिर बनने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, पैसे तो सिर्फ अयोध्या में बटा। पर तो हम अयोध्या उससे में भी क्यों कोई मेजोरिटी इतनी कोई डिफरेंस नहीं, नहीं बट है। सीट पहले से ज़्यादा तो आई। उसके हाँ, दो कारण है, उस पर भी सपा से आता हूँ। 4000 वोट तो ज़्यादा है। हमें मंदिर क्या है पहले वो समझना होगा, और मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था। हाँ जी। मैं आपको बताऊं कि हम ऐसी स्थिति हो गई है कि हम टेम्पल इकोनॉमिक्स, आज के लोग बड़े खुश होते हैं कि 2 करोड़ लोग या गोवा से ज़्यादा जाने वाले लोग हाँ। काशी आ गए, हाँ ठीक जी। है। हाँ जी। उसके बाद हम ही क्रिप मारते हैं कि लोग शराब पी रहे हैं और वहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं। तो भैया जो गोवा जा रहा था वो टूरिस्ट जा रहा था, तो ये भक्त नहीं जा रहा। भक्त नहीं जा रहा था। तो हमको रिलीजियस टूरिज्म नहीं चाहिए, हमको तीर्थ यात्रा चाहिए। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके। आप जब तीर्थ पे जाते हो तो आपका माइंडसेट बहुत अलग होता है, और टूरिज्म पे जब गोवा जा रहे होते तो माइंडसेट बहुत अलग होता है। अब गोवा वाले को पकड़ के ले आ दोगे काशी, तो यही होगा जो बाकी जगह भी हो रहा है। क्योंकि अगर आपने उसको कूल शराब बना पी दिया। रहे हैं, वीडियो दिखा रहा है वो, हम भक्ति के लिए जाते हैं। देखिए ये चीज़ हमें समझना होगा कि जब हम मंदिर जाते हैं,
तीर्थ यात्रा पे आप पैदल चल के जाते हैं, देश को समझते हैं, मंदिर की लाइन में खड़े होते हैं तो अलग अलग भाग से आए लोग के साथ खड़े होते हैं, बातचीत होती है, मंदिरों में चित्रकारी होती है। आज आप रामायण टीवी पे देख सकते हैं, बट आप मंदिर में जाइए, पूरी रामायण महाभारत है, पुराण है, आप वहाँ पंडित के साथ शाम को सत्संग करते हैं, वो आपको समझाता है। और जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझाता है, जो किताब पढ़ के अंग्रेजों वाला समझ से आप समझेंगे तो हर चीज़ ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की लगेगी हाँ आपको। जी। तो जब आप धर्म समझते हैं तब आपको लगता है कि कुछ भक्ति हुई। आज की तारीख में क्या है, हम भैया वीकेंड है, हम फ्लाइट पकड़ते हैं, शाम को पहुँचे काशी जी में, 5 स्टार में रहेंगे, शाम को 2 पेग भी लगाएंगे, पब में भी जाएंगे, उसके बाद सुबह वीआईपी दर्शन करके फ़्लाइट लेके आ गए और फ़ोटो जो खींची थी सोशल मीडिया पे डाली, और 4 विज़िट के बाद बोलेंगे कि भैया कुछ फ़ील नहीं हो रहा भक्ति, मंदिर 4 बार गए। अब मंदिर गए कहाँ थे? अब तो सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालने के लिए गए थे कि मैं काशी गया। अब अगर आप भक्ति के लिए गए होते तो वहाँ भक्ति होती। आप जब हरिद्वार जाएंगे तो वहाँ आपको पंडित बताएंगे कि आपके परदादा परनाना आए थे। तो क्या आपने 2 मिनट खड़ा होकर वहाँ शांति से आंख बंद करके सोचा, मैं उस धरती पे खड़ा हूँ जहाँ हमारे परदादा परनाना आए थे और वो सालों हमारे पहले? वो जो पंडित होते हैं उनके पास वो लिस्ट होती है, लिस्ट होती है और विद वो सिग्नेचर। हाँ, और वो फेक नहीं होती थी क्योंकि उसका भी सिस्टम था। हर मंदिर का एक पीक सीज़न होता है और ऑफ सीज़न में पूरे भारत भ्रमण करते हैं, और उनके गांव जिले बटे थे और वो लिख के लाते थे कि कौन मर गया कौन बचा, तो वो एक उनके पास रिकॉर्ड होता था, वंशावली होती थी। आप उसके बाद जब पुरी या द्वारका जाएं तो अगर आपने वहाँ 2 मिनट आंख बंद करके खड़ा होकर ये नहीं सोचा कि हम उस भूमि पे खड़े हैं जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य चले थे, तब आपकी नहीं तो आपकी भक्ति कहाँ रही फिर? अगर आप अयोध्या जी जाते हैं और आप खड़ा होकर, अगर हम इसलिए गए कि हम श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं, और हमने खड़ा होकर नहीं सोचा कि हम उस ज़मीन पे खड़े थे जहाँ भगवान श्री राम चले थे और माँ जानकी चली थी, तब आपकी भक्ति हुई कहाँ? तो हमने उसको रिलीजियस टूरिज्म बना देंगे तो कुछ रहेगा ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि 5 स्टार नहीं हो, 5 स्टार हो, बट जैसे कि आप देखेंगे कि बीच पे जब 5 स्टार होते हैं तो उनमें कारपेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पाँव में बालू लगा के व्यक्ति आएगा, कारपेट में बालू जाएगा तो निकल नहीं पाएगी। तो आप अडॉप्ट करते हैं। तो अगर आप 5 स्टार खोल रहे हैं बनारस काशी जी में या अयोध्या जी में, तो फिर वहाँ पे आपको शराब नहीं मिलेगी। शाम को सत्संग होगा, आप योगा टीचर भी रखते हैं, हाँ जी। तो शाम के लिए सत्संग के लिए पंडित जी को बुलाइए। और ये वीआईपी दर्शन जो 100, 200, 500, 1000 वाले बंद होने चाहिए। वीआईपी वो होता है जो महाराजा रणजीत सिंह थे, जो बोले पूरे काशी मंदिर को सोने से मढ़वा दो। हाँ। तो वीआईपी वो हुआ। ये 1000, 5000, लाख वाले कहाँ के वीआईपी इस देश में? वीआईपी इस देश में वो हो जो माँ पिता अपने 4 बच्चों के साथ आया है, क्योंकि उस पिता ने रिस्क लिया है कि 4 बच्चों का भार मैं उठाऊंगा। उस माँ ने रिस्क लिया है 4 बच्चों का कि हमको ब्यूटी क्वीन नहीं बनना है, हम 4 बच्चे पैदा करेंगे और वो हमारे धर्म और देश के लिए कुछ कर रहे हैं। ये एक बच्चे वाले पैसे बचा के वीआईपी दर्शन करें, वो वीआईपी नहीं होने चाहिए। तो हमें पूरी अपने मंदिर को वापस से समझना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ मुझे लगता है, मतलब बाकी चीज़ों के आया है, अयोध्या में ये भी मिसिंग था कि हमने सिर्फ पैसे से जोड़ दिया। देखिए इतने पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो बाकी जो अयोध्या शहर से दूर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग थे उनको भी लगा होगा फ़ायदा, अयोध्या वालों को वहाँ हमारा क्या फ़ायदा हुआ? पर हम हर वापस चीज़ मेरा को वही आ जाता है आर्गुमेंट कि अयोध्या में भी कोई इतना ओवरवेलमिंग मेजोरिटी नहीं मिला, क्योंकि मैं दो सीट से कंपेयर करूंगा। करेक्ट। एक फैजाबाद देख लीजिए जहाँ पे आप बोल सकते हो कि अयोध्या में जीते और 5 दूसरे विधानसभा में हारे। अब यही जो मेरे को पता नहीं उस सीट को क्या बोलते हैं, बट महाराष्ट्र में एक जिसमें मालेगांव है, उसमें 6 विधानसभा है। एज यूजुअल सब में 6 विधानसभा होती है, इसमें 6 विधानसभा थी। बाकी सारे जगहों से बीजेपी बहुत अच्छे से जीती। सिर्फ मालेगांव में बीजेपी को 4000 वोट मिला रफली, और उधर 1,98,000 वोट्स मिले टू अदर पार्टी। बीजेपी लॉस्ट बाय 3000 वोट्स। तो देखिए सो इसमें वो अयोध्या अगर वो कर दिखाता या बाजू में ले आता तो समझ में आता। नहीं, तो अयोध्या रहने वालों की भी समस्याएं समझनी होंगी। जो समझ में आया कि कई लोगों के घर तोड़े गए, कुछ को कंपनसेशन मिला, कुछ को बोल दिया कि तुम इलीगल रह रहे थे इसलिए नहीं देंगे। पर ऐसा हुआ कि 1000 स्क्वायर फीट का रूम बना होता है, उस पर वो 3 माले चढ़ा देते तो उसको 4000 मिलना चाहिए था। अब उसको बुरा लग रहा है कि मुझे 1000 स्क्वायर फीट का ही पैसा मिल रहा है। ऐसा भी हुआ होगा। मेरा बहुत सिंपल मानना है कि अगर हम इस देश में जो रोहिंग्यास को ले आके हम रख रहे हैं, जितने लोग स्लम में रह रहे हैं, उनको हम सब एसआरए में घर बना के दे रहे हैं, तो फिर आप हिंदुओं के साथ डबल बेंचमार्क नहीं सेट कर सकते हैं अयोध्या में। पर और हिंदूज अगर ही है ना। हमारी इतनी पैसे है सरकार के पास
कि हम 24 करोड़ माइनॉरिटीज़ को हर चीज़ के पैसे देते हैं, पैदा करने के, शादी करने के, मरने के, पढ़ने के, कोचिंग के, तो हिंदुओं को भी देना पड़ेगा। देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन और ऑन इट। हिंदू हिस्टोरिकली एक्सपेंडेबल रहे हैं, वो हाँ। उनकी बलि चढ़ती है तो हमेशा, इस मामले में मैं बहुत खुश हूँ। कि हिंदुओं ने मैं अपनी पावर दिखाई। कट्टर सपोर्टर हूँ, संघ का हूँ, बीजेपी का हूँ, मोदी जी का सपोर्टर हूँ, बट हिंदू डिस्पेंसेबल नहीं होगा। हमारे साथ ये डबल गेम नहीं चलेगी कि एक को तो आप 24 करोड़ आबादी को माइनॉरिटी मान के बच्चे पैदा करने से शादी, मरने तक, कोचिंग, हर चीज़ का पैसा दो, और हमारे समय आप सारे रूल इम्प्लीमेंट करने लगो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड लानी होगी, और इस सरकार को सोचना होगा। एब्सोल्युटली। तो मेरे को एक और चीज़ बताए ना, टेम्पल इकोनॉमिक्स की जब आपने बात कही, तो बेसिकली हम थोड़ा बेसिक से चलते हैं। टेम्पल इकोनॉमिक्स से मतलब क्या है आपका? क्योंकि अगर आज मुझे कोई टेम्पल इकोनॉमिक्स कहेगा तो मेरा दिमाग में सबसे पहला आएगा अयोध्या, और फिर मेरे दिमाग में ये आएगा कि ओ अब सडनली क्या हो गया कि इतने टूरिस्ट आएंगे या पिलग्रिमेज आएंगे, जैसे आपने भक्त कहा। नहीं, टूरिस्ट ही आएंगे, पिलग्रिमेज तो अभी तक जाना शुरू नहीं हुए। हाँ, अभी तक तो सिर्फ भक्त टूरिस्ट जा रहे थे। हाँ। तो समझो ठीक है, टूरिस्ट जा रहे थे, अब उनके लिए होटलें बनेगी। तो जैसे जब राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, तब आप देख रहे थे कि जिसकी 2000 की भी वैल्यू नहीं थी रूम की, उसकी 30,000 रुपये चार्ज हो रहे थे। तो बेसिकली वैल्यू एडिशन होगी रूम्स की, रूम्स भी अच्छे बनेंगे, 5 स्टार आएंगे, फिर उधर गाइड्स आएंगी, उधर शायद दूसरी आध्यात्मिक चीज़ें भी बनेगी, और थोड़ी सी शो वाली चीज़ें भी बढ़ेगी। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी पे वहाँ पे सफारी भी है, वहाँ पे फ्लावर्स का कुछ अलग गार्डन है, आई एम अज्यूमिंग दिस। अब धीरे धीरे होगा कि उधर के फूल वाले, जूते वाले, छोटे छोटे आर्ट एंड क्राफ्ट वाले, सबको धीरे धीरे वृद्धि होगी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा लोग आएंगे, फुटफॉल बढ़ेगा, एक्सेट्रा। ये टेम्पल इकोनॉमिक्स होती है कि टेम्पल इकोनॉमिक्स कम्प्लीटली अलग होती है? क्योंकि आजकल हम सुन रहे हैं कि टेम्पल सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप वाली जगह नहीं है। सो तो एक्चुअल में क्या है, बेसिक से समझाइए। हाँ, तो जो पैसे आते हैं वो बाय प्रोडक्ट है मंदिर की वजह से। अच्छा। मंदिर धर्म अध्यात्म का स्थान है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन कभी नहीं करना चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको 3 स्टेजेस में बताता हूँ। पहले तो आपको इकॉनमी और अर्थव्यवस्था का अंतर बताते हैं। हम इकॉनमी जब बोलते हैं तो हम जीडीपी बोलते हैं। अच्छा। तो जीडीपी क्या, जीडीपी सिर्फ 1930s में आया है। अच्छा। क्यों? हम लोग कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं कि वेस्ट में पैसा था ही नहीं। उन्होंने भारत आए, कॉलोनाइज के, लूटा तो पैसा आया। That's true, अमेरिका सिर्फ 400 साल पुराना देश है। हमारे पुराने बनारस में चले जाइए, अयोध्या में चले जाइए, धोबी चाय की दुकान बता देंगे, नाई की दुकान 400 साल पुरानी। हम तो सिर्फ 1000 साल से प्रताड़ित हुए हैं। हाँ ये तो 400 साल पुराने लोग। करेक्ट। तो जीडीपी क्या है, जो हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं कि जीडीपी जिससे भी पैसा आए, लड़ाई हो, डिस्ट्रक्शन हो, वापस कंस्ट्रक्शन हो, जीडीपी बहुत खुश है, क्योंकि उससे पैसा बनेगा। अब बीमार होकर मर जाएं, हॉस्पिटल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, दवा चाहिए, जीडीपी खुश है। मैंने बुक में कोट किया IMF रिपोर्ट, वर्स्ट पार्ट ऑफ एग्जाम्पल। उनको वरी है कि यूरोप के सारे देश प्रोस्टिट्यूशन का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में सही से रिपोर्ट नहीं करते। दैट्स जीडीपी फॉर यू। ओके। और क्यों नहीं करते? क्योंकि शर्म वाली बात है? नहीं, मेनी रीजन्स। आप सारे चीज़ें अकाउंट नहीं कर पाते होंगे। अब प्रोस्टिट्यूशन का कई फॉर्म हो सकता है, आप कहाँ कहाँ जाके रिकॉर्ड करेंगे। जैसे अभी आप बोल रहे हो तो वो मेरे दिमाग में बहुत एम्स्टर्डम आ रही है। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप कैलकुलेट भी कैसे करते हैं प्रोस्टिट्यूशन का जीडीपी। वो एक अलग इंटरेस्टिंग रिसर्च है, आपको चाहिए तो गूगल कर लीजिएगा। क्योंकि तो अगर होता आप कैसे है। इंडिया में फार्मर की तरह काउंट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आप फार्मर बन जाते हो, चाहे आप खेती भी ना करो। तो वहाँ पे भी तो बहुत सारी चीज़ों में आप वो बहुत, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, मंदिरों की चर्चा कर रहे हैं, उस पर कभी कर लेंगे। ठीक है। तो ये विभत्स रूप है इकॉनमी का। अर्थव्यवस्था, हमारे यहाँ धर्म शास्त्र से सारे अर्थशास्त्र आते हैं। तो बहुत सिंपल एग्जांपल देके इसको ख़त्म करता हूँ इस पार्ट को, कि हमारे यहाँ लाभ, प्रॉफिट जो है हम लाभ लिखते हैं, हम सिर्फ लाभ नहीं लिखते, हम शुभ लाभ लिखते हैं। हाँ जी। इट इज़ प्री क्वालिफाइड, एथिकल। इट हैज़ टू बी ऑस्पिशियस। शुभ, इथिकल नहीं, ऑस्पिशियस। शुभ इज़ ऑस्पिशियस। तो अगर हमने खून चूस के पैसा कमाया है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है इस देश में। और ज़्यादा लाभ भी लोभ में परिवर्तन हो जाता है। ओके। तो हमारे यहाँ बहुत क्लियरली डिफाइंड है, धर्मशास्त्र से हमारा व्यापार निकल के आता है। मतलब थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी ठीक ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं क्योंकि जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा दोनों सेम रह सकती है, अगर एक ही बंदे के सारा पैसा हो और बाकी सबके जितना ना हो।
करेक्ट। तो भी जीडीपी पर तो- कैपिटा सेम रहेगी। तो हमारे यहाँ उसको बड़े अलग तरीके से देखा गया है। मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था होती है क्या? तो जो दुनिया के सबसे मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउन था वो डिट्रॉयट था, क्योंकि वहाँ सबसे पहले कार बनना शुरू कार, हुई। मोर टाउन ऑफ द वर्ल्ड ऐसा सब बोला गया उसको। फोर्ड की भी कार बनना। आज आप सर्च करेंगे रस्ट बेल्ट ऑफ यूएसए तो डिट्रॉयट का नाम आता है। क्यों? क्योंकि कारें डिट्रॉयट में बनती थी। उसके बाद जापान, कोरिया, भारत, फिलीपाइंस में सस्ती कारें बनने लगी। डिट्रॉयट मर गया। आसपास की एक्सिलरी यूनिट सबब से सप्लाई करने के कंपनीज थी वो ख़त्म हो गई। आप कहीं भी चले जाइए इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में, चाइना में, रशिया में, यूरोप में, आप घोस्ट टाउन सर्च कीजिए, आपको खूब मिलेंगे। बहुत मिलेंगे। क्योंकि वो प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट आ गया है या कहीं और सस्ता बनने लगा है, तो वो शहर ख़त्म हो जाते हैं। अब आप दुनिया के सबसे 5-6 पुराने शहर जो इसको हम लिविंग सिविलाइजेशन कहते हैं, मैं लिविंग सिविलाइजेशन भी बताता हूँ। आप नाम ढूंढेंगे तो आएगा कि बनारस, काशी ओल्डेस्ट जी, सिटी बोलते हैं उसको। हाँ। ठीक, उज्जैन, पुष्कर, रामेश्वरम, पाटलिपुत्र, इन सब में कोई इंडस्ट्री नहीं है, बट यहाँ 5-5 हज़ार साल से सभ्यता जीवित है, लोग रह रहे हैं। अब पर सभ्यता समृद्धि वो जीवित, लेवल पे है क्या? सभ्यता पे पहले ख़त्म करते हैं, सभ्यता जीवित है क्या? तो देखिए इजिप्ट में पिरामिड्स हैं जो करीब 1000 साल के आसपास के हैं। आज जो इजिप्ट में लोग रहते हैं वो वैसा पिरामिड नहीं बना सकते हैं। हाँ जी। क्यों? क्योंकि वो पीढ़ी अगर वही होती तो उनको जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी मिली होती। अच्छा, वो हाँ, सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, ये- नए लोग आके बसे ये हैं। पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचा ही नहीं मैंने। इसीलिए मैं हूँ। हमारे पास बृहदेश्वर मंदिर है, कई मंदिर हैं जो 1000 साल से, एक बहुत छोटी सी लिस्ट पुस्तक में भी है। हाँ जी। और हम जैसा बृहदेश्वर मंदिर बनाते थे हम आज भी वैसा मंदिर बनाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूँ उसका। आप देखेंगे जो सर्न लैब है स्वीडन में जो चल रही है ब्लैक होल पे रिसर्च, उसके सामने नटराज जी की मूर्ति है। ठीक, भारत डांस मंडपम ऑफ द बना, कॉस्मोस। हाँ, उसमें भी लगी। बात आपने कही कॉस्मोस। आप सोचिए कि एक मूर्ति जो 4500 साल या 5000 साल पूरे पहले बनाई गई थी वो कॉस्मोस को डिफाइन करती है। आप सोच सकते हैं साइंस की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी 5000 साल पहले मूर्ति बनाने वालों को। एब्सोल्युटली। मूर्ति बनाने में सिर्फ पहले मूर्ति पे ख़त्म कर, वो जो मूर्ति बनती है वो लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी से बनती है। पूरी टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है, उसका नाम लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी हम 5000 साल पहले उस तरीके से मूर्ति बनाते थे और मूर्ति आज भी उसी टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, क्योंकि 5000 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी वो जानकारी हमको दी गई है। हम लिविंग सिविलाइजेशन है, इकलौते सिविलाइजेशन है दुनिया में जो 5000 साल से कंटिन्यूस है। और आपने एक सवाल पूछा था समृद्धि का। हाँ, लिविंग सिविलाइजेशन तो है, हाँ, पर उधर वो समृद्धि शहर जैसी है। करेक्ट। आप उसको दूसरे तरीके से देखिए कि 1000 साल से लूटा गया फिर भी ये शहर जीवित है। हाँ, बात तो सही है। और जितने लूट के पैसे ले गए वो आज भी भिखारी हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया तक देख लीजिए, ईरान बोल सकते हैं आप। हाँ। तो आप लूट लोगे। मंदिरों में इसलिए सिर्फ अर्थव्यवस्था का कारण था क्योंकि वहाँ विद्या थी। हमारे मंदिर विद्या का केंद्र थे। आप लूट के ले गए, हमारे पास विद्या लूट के नहीं ले गए, हमने वापस जनरेट किया। ये गलती है जो आजकल मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ कि अब हम फिर से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इस बार वो गलती नहीं होनी चाहिए कि हमने पैसे बचाने के तरीके कभी नहीं सीखे। पैसे कमाए और लुटाते रहे। अब हम जो पैसा कमा रहे हैं वो हमारे लिए है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है, और उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम पे है। और आज से शुरू होनी चाहिए हर व्यक्ति को कि हम अब लूटने नहीं देंगे अपने आप को। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। तो हमारे मंदिरों में शिक्षा विज्ञान का केंद्र थे। आपको मैंने उदाहरण दे दिया नटराज मूर्ति की, कॉस्मोस की समझ थी, लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी आती थी। हमारे हर मंदिर में वास्तुशास्त्र होता है। हमने ये देखा है कि एक पर्टिकुलर दिन सूरज की रोशनी उस किरण से निकल के मंदिर पे पड़ेगी। कोल्हापुर में भी है। उस समझ के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, ठीक। इन चीज़ों को आने के लिए आपको क्या आना चाहिए? बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए, मैथ्स के लिए भी बेसिक, और फिर फिजिक्स ज़ीरो। अच्छा, जीरो, यस। आपको बताता हूँ, हम ध्यान नहीं देते हैं। आप रोमन स्क्रिप्ट में आपको 1 लाख लिखना हुआ तो कितने जगह लगेंगे और कितने टाइम में लिखेंगे? लिख भी सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। इसलिए उनको आया नहीं क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं था या लंबे कैलकुलेशन भी नहीं करने थे, इसलिए ज़ीरो की ज़रूरत नहीं थी।
भारत में पैसा था, एस्ट्रोनॉमी की समझ थी, इसलिए हमें ज़ीरो की ज़रूरत थी। और मैथ्स जीरो ही नहीं, डेसिमल भी था हमारे डेसिमल पास। भी, तो इसके बगैर आप कर नहीं पाते। तो मंदिरों पे से बता रहा हूँ आपको कि यूरोप को मैथ्स वॉर 1 और मैथ्स वॉर 2 बोलते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की तरह। यूरोप में सब कुछ साइंस चर्च कंट्रोल था। हाँ जी, आपने सुना होगा कि सुकरात को जहर दिया गया, कितने वैज्ञानिकों को वहाँ गैलीलियो मार का दिया, सबसे बड़ा गैलीलियो है, का। हाँ। उनको 500 साल लगे ज़ीरो एक्सेप्ट करने में, क्योंकि ज़ीरो फिलोसफिकली शून्य बहुत बड़ा डिबेट है। शून्य खाली है कि उसके अंदर 109 है, उसके पेट के अंदर। एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए जीरो एक्चुअली में। तो ये चीज़ उनको डाइजेस्ट नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत सिंपल एक श्लोक में आ गया, पूर्णमादि पूर्ण। और आप जो फील्ड मार्शल विनर थे, मैं नाम बोल रहा हूँ मैथ्स के इंडिया के, उन्होंने भी इसी से कहा कि मैथ्स की थियरम्स उन्होंने डिराइव की। और यही चीज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको लगा कि इंटीग्रल कैलकुलस समझ में नहीं आया। इन्फिनिटी विच केम फ्रॉम केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, उनको ये समझने में और 400-500 साल लगे। और हमारे यहाँ सबसे पुराना जो शून्य का इंस्क्रिप्शन है वो ग्वालियर की मंदिर में है। इनफैक्ट जब पीसी रे ने हिंदू केमिस्ट्री लिखी, हिंदू रसायन शास्त्र को मॉडर्न फॉर्म में, उसके लिए कॉपी ढूंढ रहे थे, उसकी कॉपी उनको कहीं नहीं मिल रही थी, क्योंकि नालंदा ही नहीं 126 यूनिवर्सिटीज़ जलाई गई। हाँ जी, जब विदेशी आए तो यहाँ से भर भर के स्क्रिप्चर ले गए। हम एक चीज़ और छोड़ दिए, व्यापार में कैलेंडर का महत्व हम ध्यान नहीं देते हैं। आज जो हम कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो क्रिश्चियन कैलेंडर है। पूरी बुक में भी मैंने एग्जाम्पल इसमें बहुत नहीं है, दूसरी बुक में है, वो लिखते हैं कैसे आए, उन्होंने कैसे यहाँ से चोरी की, कैलेंडर बनाना सीखा जाते पहले भी समय। तो 10 महीने थे, फिर उसको 2 और बढ़ाने पड़े। हाँ, तो जहाज भर भर के स्क्रिप्चर्स लेके गए और तब जाके वो कैलेंडर बनाना सीखे। तो हमारे यहाँ से नॉलेज हटता गया। तो हिंदू रसायन शास्त्र की किताब उनको जम्मू के रघुनाथ मंदिर में मिली। अच्छा, तो हमारे यहाँ मंदिर कई चीज़ों के केंद्र थे, विज्ञान के केंद्र थे। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। मैं अगर आपको इंटरप्ट कर सकूँ इधर, तो आपने अभी कैलेंडर की बात कही, तो हमारे यहाँ पे पंचांग तो है ही बहुत सालों से, हज़ारों सालों से। तो ये जो पंचांग है, ये थोड़ा मून बेस्ड है ज़्यादा, आई थिंक। अच्छा, दोनों का मिक्स है, नो, पर हाँ, तो सन एंड हम मून का, तो पर अंतर ये है कि क्यों क्रिश्चियन कैलेंडर गलत था, क्योंकि वो सिर्फ सन बेस्ड था। हाँ, इस्लामिक कैलेंडर गलत इसलिए था क्योंकि सिर्फ मून बेस्ड था। हाँ जी, हमारा कैलेंडर सही था कि हमारा कैलेंडर दोनों सन एंड मूव के चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के तो फिर मूवमेंट पे बेस्ड है। ग्रेगोरियन ने जब उसको अडॉप्ट किया उसमें से हाँ, लर्निंग्स, तो हाँ, फिर और ज़्यादा अच्छे से क्यों नहीं किया? क्योंकि उधर भी तो बहुत ज़्यादा रिजिड है ना, ये दिसंबर 25 दिसंबर को ये करेक्ट। आएगा, इसलिए ये वहाँ आएगा। लीप ईयर आता है और हमारा पंचांग ज़्यादा परफेक्ट है, हाँ जी, क्योंकि हमारे पंचांग से हम अगले 100 साल के बाद कब पूर्णिमा होगा हम प्रिडिक्ट करते हैं हाँ, सही तरीके कब से। गुड़ी पाड़वा भी होगी, क्योंकि गुड़ी पाड़वा सिग्निफाई स्प्रिंग। और आप करेक्ट। देखोगे तो गुड़ी पाड़वा, हम बोलते ग्लोबल वार्मिंग है तो हाँ, जल्दी आ गई, पूरा हाँ, लेट आ गई, बट आप गुड़ी पाड़वा से देखेंगे तो परफेक्ट तो होती है। हमेशा आप देखना नए पत्ती ना गुड़ी पाड़वा के अराउंड ही दिखेगी आपको। करेक्ट। तो हमारा साइंस बेस्ड है हर चीज़। तो ये बात तो है। तो मैं जो बता रहा था आपको कि हमारे यहाँ आजकल स्पेसीज ख़त्म होती जा रही हैं, हाँ फूल जी, हाँ पौधे। जी, हाँ जी। आ, इतना मार्केटिंग हो गया कि आप देखेंगे शहरों में अमरूद बड़े वाले मिलते हैं, टेस्टलेस। आलू उगाए जाते हैं बड़े वाले, क्योंकि सैंडविच में डालनी है पर्टिकुलर साइज़ के सब होने चाहिए। देशी अमरूद ख़त्म हो गए हैं। जो भी फूल पत्ते का अनाज बचे हुए हैं भारत में, वो सिर्फ मंदिरों की वजह से बचे हुए हैं। अच्छा, आपको 2 उदाहरण दूंगा। एक कि आलू, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी भारत की सब्जियां नहीं है। आलू वाह, यहाँ अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती उगवाया है। अच्छा, आलू, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब आलू उगाने के पैसे दिए गए, इंसेंटिव दी गई, धमकी दी गई, तब उगाना शुरू हुआ। तो कौन से एक्चुअली में उगते थे और पॉपुलर थे? बैंगन है, लौकी है, जिनको हमने शाक सब्जी हमने खाना छोड़ दिया। और हमारे मंदिरों में आज भी वही प्रसाद पे चढ़ते हैं, इसलिए जीवित हैं। पुरी में, मथुरा में आलू नहीं मिलेगा, गोभी नहीं मिलेगी आपको प्रसाद में, नहीं तो वो भी ख़त्म हो जाते। इस देश में लाखों प्रजाति, पम्पकिन, जैक फ्रूट। भारत में लाखों प्रजातियां थीं चावल की, आज कुछ हज़ार ही 100, बची हैं, हाँ। कुछ 100 जो उड़ीसा में बची हैं, क्योंकि वहाँ पे मंदिर में भगवान को अलग चावल का भोग लगता है। हम नॉर्मल खा देंगे, आडंबर है, इसकी ज़रूरत क्या है। वो साइंस लिंक था। आज भी वो चावल इसलिए बचा है क्योंकि भगवान को भोग चढ़ाना, इसलिए उगाए जा रहे हैं। बाकी चावल गायब हो गए। हमारे यहाँ चावल थे 2 इंच पानी में होते, जो 12 इंच पानी में होते, जो 2 महीने में होते, जो 12 महीने में होते, सब लुप्त हो गए। बाप रे। तो आपको एक और उदाहरण देता हूँ। हम अंग्रेजी में दाल को क्या बोलते हैं? हम चीप लेंटिल। पिक, काउ पिक, पिजन,
हॉर्स पी बोलते हैं, चिकन पी बोलते हैं, चिक लेंटिल्स बोलते हैं। लेंटिल्स ब्रॉडली बोलते हैं उसको, चिक पी बोलेंगे, काऊ पी बोलेंगे, क्योंकि जब अंग्रेज आए तो उनको चावल दाल तो समझ में आई, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आई। मिलेट्स को कोर्स मिल बोल दिया गया, अब प्रमोट किए जा रहे हैं वापस। खड़ा। तो जब हमने नाम ऐसा कर दिया कि इनको लगा जानवर को खिलाने की चीज़ है, काऊ पी है, चिक पी है, तो अच्छा ये हम ऐसे, अच्छा ऐसे नाम आया है। हाँ अच्छा मेरे को तो लगा दिखते हैं ऐसे कुछ। नहीं बचे, इसलिए चना दाल बच कैसे गया, उसको चिक पी बोलते हैं, बच हाँ। इसलिए गया क्योंकि मंदिरों में बेसन के लड्डू चढ़ते हैं, ओके। प्रसाद नहीं होता तो ये सब भी गायब हो गए होते। बाप रे। और आज हम काउंसिल ऑफ रिसर्च बनाते हैं, लैब्स बनाते हैं, उसमें प्रजातियां बचा रहे हैं। अरे मंदिर ऑटोमेटिक नेचुरली बचा रहे थे सारी प्रजातियां। इस देश का सारा हस्तकला मंदिरों से निकला है, सारा विज्ञान निकला है, एस्ट्रोनॉमी निकला है। पुस्तक में मतलब ढेरों उदाहरण मिलेंगे आपको जो सब्सटैंशिएटेड हैं विद प्रूफ। तो ये चीज़ें अर्थव्यवस्था बनाती हैं और पैसा बाई प्रोडक्ट होता है। अनफॉर्चुनेटली हमने सब चीज़ों को हटा दिया मंदिर से, सेकुलराइज किए दे रहे हैं इन चीज़ों को, और सिर्फ मंदिरों में पैसा ढूंढ रहे हैं। तो इसका डाउनफॉल आपको बता रहा हूँ कि सरकार एक लिस्ट बनाएगी कि ये मंदिर प्रॉफिटेबल है, ये मंदिर प्रॉफिटेबल नहीं है, इस मंदिर को बंद कर दो। अच्छा हम वहीं चले जाएंगे ना, नेचुरल होगा ना। लग तो रहा है। तो हम साउथ में तोड़ के मॉल वैसे ही बना रहे हैं कई मंदिरों में। अब भीड़ आ रही होगी और फिर क्या होगा कि भाई मंदिर में तो कुछ होता ही नहीं है। भैया जब भक्ति ही नहीं रही मंदिर में तो आपको फील क्या होगा? तब फिर मंदिर तोड़ दो, मंदिर जाना ख़त्म कर दो, धर्म का नाश। तो हम मंदिरों को भगवान करके, एक टेम्पल इकोनॉमी बहुत गलत चीज़ है। नाम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, पढ़ें समझें, हम इसको पैसा बनाने का जरिया नहीं बनाए। पैसा बाई प्रोडक्ट है, मंदिरों से ज्ञान आता है। तो ये आपने अभी जो भी आपने बात कही टेम्पल ऑफ इकोनॉमिक्स, आपने कहा था 3 स्टेजेस में बताऊंगा, तो ये पहला ही स्टेज था क्या? नहीं, पहला स्टेज मैंने आपको ये बताया कि हम कितने पुराने लिविंग सिविलाइजेशन है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि बनारस, पाटलिपुत्र लिविंग एग्जाम्पल है। हाँ जी। दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल ये दिया है कि कैसे मंदिर से विज्ञान निकला है। ओके। करेक्ट। और मैंने आपको एग्जाम्पल ये भी दिया कि जैसे फूल पत्ती बचे रहे, हमारे प्रोडक्ट स्पीसीज बचे रहे। यही सारी चीज़ें तो मिलकर अर्थव्यवस्था बनाती है। हाँ जी। पैसा अर्थव्यवस्था नहीं बनाता है, वो तो एक पैसा सर्कुलेशन का जरिया है। और वो बस उतना ही हमारे यहाँ और उसका भी हमारे यहाँ मेथड था। तो हम क्या करते हैं, देखिए कुंभ 12 साल में एक बार होता है, पूरे भारत से लोग आते हैं। 3-3 साल में अलग अलग जगह होता है। वो छोटे कुंभ होते हैं। नहीं छोटे नहीं, जैसे उज्जैन का कुंभ होता है वो पूरा कुंभ होता है। हाँ पर वो उसको कुछ नहीं, अर्ध कुंभ अलग होता है। अच्छा वो अलग होता है। हाँ। और उसके बाद हमारे यहाँ जो फेस्टिवल्स होते हैं, अमरनाथ यात्रा हुई, सबरीमला हुई, जिसमें भी पूरे भारत से लोग हर साल आते हैं। फिर एक पंढरपुर होती है जो राज्य के और आसपास के लोग आएंगे, आसपास के बॉर्डर एरिया से आ जाएंगे। फिर एक होगा रथ यात्रा जो हर शहर में अपना होगा। हर जगह से इकॉनमी मूव करती है ना, उतनी जगह पैसे स्प्रेड होते हैं। अब पंढरपुर जो लोग पैदल जाते हैं चल के, रास्ते पर तो खाना खाते जाते हैं। अब सोचिए 7 दिन 15 दिन चलने में कितना पैसे खर्च होते हैं, और उतना पैसा इकॉनमी में लोकल डिस्ट्रीब्यूट होता है सबसे गरीब व्यक्ति को। कांवड़ हरिद्वार में जाते हैं, बहुत पुरानी स्टडी है, आई थिंक 90s की थी, अब तो पैसे बढ़ गए होंगे। उन्होंने एस्टिमेट किया था कि मान लीजिए 300 लोग जाते हैं और 6 करोड़ लोग एक बार गए, कितना पैसा। और सबसे कॉमन आदमी, क्योंकि सड़क पे जाएंगे लौट के आएंगे तो सड़क वाले इसके ढाबे से चना भी खरीदेंगे। हाँ। और गुड़िया एकदम लोएस्ट, वो पैसा सरकार को फ्री में भी बांटना पड़ जाए ना, तो 60% तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जाएगा, 30% करप्शन में जाएगा, 10% ही बचेगा। तो तीर्थ यात्रा था, एकदम ब्यूटीफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ था। अब शहर में भी जाते हैं मंदिर में तो परिक्रमा करते हैं, 5 कोसी 25 कोसी 50 कोसी। तो अब जब आते जाते हैं तो वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का बहुत परफेक्ट मॉडल था मंदिर हमारा और तीर्थ यात्रा। तो ये अर्थव्यवस्था जो मैं कह रहा हूँ पूरी मंदिर के इर्द गिर्द घूमती थी। गुरुकुल थे, आयुर्वेद शाला थे, सब कुछ था, गौशाला थी। अब कई मंदिरों में प्रॉफिटेबल नहीं, इसलिए गौशाला बंद कर दी गई। भाई गौशाला प्रॉफिट के लिए नहीं होती है। हमें इस माइंडसेट से आगे हट जाना चाहिए कि हम हर चीज़ में हमारे जो पूर्वज किए हैं उसमें हम पैसा ढूंढें या साइंटिफिक रीज़न ढूंढें। हमको सिर्फ इसलिए भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वज कर रहे थे और वो सही चीज़ें थीं। और उसका उदाहरण है कि हम 5000 साल से एक ही जीवित सभ्यता है, और हर चीज़ में इकोनॉमी या लॉजिक या साइंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कुछ चीज़ें सिर्फ इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि कहा गया है करने के लिए, वो धर्म होता है। तो अभी जो हम लोग
जो नए मंदिर भी बना रहे हैं, जैसे राम मंदिर ही ले लो उसको, कि सबसे बड़ा बीकन है अभी, हिंदुओं का सबसे पावन जगह हो जाएगी एक तरीके से, जो हमारे पास है, क्योंकि मथुरा नहीं है, काशी भी मतलब आजू नहीं बाजू है, की जगह है। एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल मंदिर तो नहीं है हमारे एक्चुअल पास। में तो रजिया सुल्तान मॉस्क है आई थिंक, हाँ, वो तो हम लोग रिक्लेम भी नहीं कर रहे मेरे ख्याल से। शुरू हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो मेरा तो मेन ये मुद्दा था कि अभी भी जो मंदिर बन रहा है वहाँ पे हम थोड़ी न गुरुकुल और अयोध्याशाला, ये आयुर्वेद करेक्ट, वाले जो वेदशाला होती है, करेक्ट। ये सारी चीज़ें कहाँ देख रहे हैं हम? हाँ, तो ये मैंने जो वॉल्यूम 2 है डिकेड फॉर मंदिर, उसमें मैं इन चीज़ों को किया हूँ कि हमें मंदिर को वापस मंदिर बनाना पड़ेगा। और ये बनेगी कैसे, क्योंकि अभी भी तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो मेरे को अभी वापस आता है ये डिबेट कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होने से चीज़ें नियंत्रण में हैं, और कि या फिर जब लोग के पास जाएगा तो ज़रूरी है क्या कि लोग भी अच्छे से ही चलाएंगे उसको, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगी और वो इतना डिसेंट्रलाइज हो जाएगा कि वहाँ पे अगर करप्शन हो रहा है तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हाँ, है दिमाग मेरा में। थोड़ा सा रूड साउंड होता हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा वही सोचता है जो खुद करप्ट होगा, कि अब मंदिर लोगों को छोड़ देंगे तो करप्शन हो जाएगा। हम सरकार क्योंकि तो मंदिरों में बहुत सरकार ट्रेजर है, राइट? सरकार तो सिर्फ 75 साल की है, मंदिर तो हज़ारों साल के हैं। तो ये बात तो करप्शन सही था है, तो सभ्यता में बचे कैसे? एब्सोल्युटली। सारे आक्रांताओं को झेल के इसी हिंदू समाज ने बचाया है। ये 75 साल की सरकार हमको बोलती है कि हम बचा रहे हैं मंदिर को, तो ये गलत फहमी से। आई थिंक ये एक लाइन जो आपने कही थी ना अभी, 75 साल से तो सिर्फ सरकार 75 साल हाँ, से ही और 1000 साल से हाँ, मंदिर है, आई थिंक ये डिबेट खत्म ही कर देता है उस चीज़ को। करेक्ट। और इस देश में ऐसा नहीं है कि मंदिरों में गलत लोग नहीं आए हैं, लेकिन समाज हमेशा खड़ा हुआ है और उन गलत लोगों को मंदिर से निकाल के बाहर करके सही लोगों को बिठाया है। मैंने पुस्तक में कई उदाहरण दिए हैं। 2 साल पहले झारखंड के एक मंदिर में गांव में भी हुआ है कि लोगों ने ट्रस्टियों को मार मार के भगाया, अच्छा, चोरी कर रहे थे। तो समाज खड़ा होता है, हिंदू समाज जागरूक है, 5000 साल से जिंदा है। तो ये ज्ञान देना बंद करना चाहिए सरकार को। सरकार लूट रही है, सरकार चोर है, खुद की चोरी बचाने के लिए बोलती है हम छोड़ देंगे तो चोरी होगी। ये बात तो सही है। सरकार तो के पास तो कोई डिफेंस है ही नहीं। नहीं नहीं, सरकार के तो हर सर डिपार्टमेंट में चोरी है, तो हम चले जाएं, कब्जा हम कर लें कि एक्चुअली भाई हम चलाते हैं, तुम तो चोर हो। और कहाँ चोरी नहीं है सरकार के, किस विभाग में नहीं है? बात तो सही है। तो हमको छोड़ देना चाहिए, हम कब्जा कर लें। तो हमें इस माइंडसेट से बाहर आ जाना चाहिए। सरकार को एज ऑफ यस्टरडे मंदिर से बाहर होना चाहिए। ओके, सो अभी आपने जो अभी थोड़ा सेकंड वॉल्यूम की तरफ आते हैं, क्योंकि आपकी जो पहली वॉल्यूम है उस पर हमने ज़्यादा इतनी डेप्थ में बात तो की नहीं है, पर आपने बहुत इंटरेस्टिंगली लिखा है मंदिरों के लिए 1 दशक। तो पहले तो हमें बताना कि ये 1 दशक, और आपने जैसे कहा कि हमें 10 साल देने चाहिए ताकि हम मंदिर को मंदिर बना सके, आई थिंक आपने एक लाइन में बताया, तो आप डेप्थ में बताइएगा। पर आपने उसके पीछे, आप अगर वो बुक दिखा सकते हैं लोगों को, पीछे आपने बहुत 2 फोटोज़ डाली है, एक गोधरा कांड का जो बर्निंग ट्रेन है, और पहला वाला कौन सा है? राम मंदिर सेवकार सेवकों पे जो फायरिंग हुई। ओके, तो ये क्यों आपने रखा ये चीज़ को? हाँ, इसका 2 कारण है कि हम मंदिर बन गया तो जिन्होंने सेक्रीफाइस किया हम उनको भूल गए। अच्छा, मतलब कि जो कार सेवकों आज आया है कि टाटा ग्रुप वहाँ कुछ म्यूज़ियम बना रहा है, तो भैया जो जिन्होंने उस मंदिर को बनाने के लिए जान दी उनको तो हम याद करें। तो आई थिंक वो म्यूजियम में रहना चाहिए, राइट? हाँ, तो वो हम भूल जाते हैं ना, हम इतने खुश हो जाते हैं, हमने फ्रीडम फाइटर्स को भूल ही गए हैं ना। अब जाके कुछ सालों पर से 10 सालों से हमने याद करना शुरू किया है। एक्चुअली 10 साल से ही करें, क्योंकि उसके पहले तक जो हमें हिस्टोरियन जो हाँ, रॉन्ग हाँ, हिस्ट्री सिखाई जा रही हाँ, थी, उसमें तो कोई और ही दिखाया जा रहा था। गलत लोगों को और बताया अब जाता है। हमें समझ में आ रहा है कि कितने सारे हिडन लोग हैं। हाँ, तो आप उत्तर भारत में चले जाएंगे, आपको पेड़ मिलेंगे जिनको लोग बताएंगे कि जिसका नाम 36 है उसका 22 है। इसका मतलब इस वृक्ष पे 36 लोगों को जिंदा टांग दिया गया था। अच्छा, आपको बताएं, पुरी में हम पुजारियों के कहाँ से शुरू करें, ये वाली बात करके वापस पुस्तक पे आता हूँ। पुजारी वाले, हमें पुजारियों को बहुत रिस्पेक्ट देना शुरू करना चाहिए। जो नैरेटिव बना दिया गया कि चोर हैं उससे बाहर आना चाहिए। मैं 2 उदाहरण दूंगा। नहीं, मैं वापस पीछे जाना चाहता हूँ। जो आपने स्टार्टिंग में कहा पॉडकास्ट के, आपने कहा था कि काशी में ब्राह्मण लोग बचे नहीं थे। हाँ, तो फिर काशी की हालत तो देख ली हमने। हाँ, उधर क्या दलित और जो बाकी लोग थे जो कहते कि ब्राह्मण बुरे हैं और ये है, तो वो क्या अच्छे चलने लग गए, उनकी लाइफ बड़ी मज़ेदार हो गई? ऐसा तो नहीं था। हाँ, देखिए, जब समाज का पतन होता है, जब सबका समाज में पतन होता है एक साथ, अच्छा,
तो हम ये बोलें कि हम इसका पतन कर देंगे और तो उसका उत्थान हो जाएगा, वो नहीं होगा। और इसी चक्कर में हम डूबे हैं। और जब साथ में सब खड़े होंगे, सबका उत्थान होगा, तो समाज का होगा। तो मंदिरों में आजकल आ गया है ना कि पुजारी पैसा बनाता है। हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि पुरी में पुजारियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। 52 पुजारियों को वहाँ पेड़ से टांग दिया गया था, उनकी लाश महीनों तक टंगी रही थी। महीनों तक, रिकॉर्ड में नहीं पढ़ाता है। काशी में हमने देखा है, शिवलिंग को लेके कूद गए थे, और ये पूरे भारत में बचाने के लिए किया उन्होंने। आपको एक चीज़ बताता हूँ, तिरुपति में जब तक सरकार के कब्जे में तिरुपति मंदिर नहीं थी, 4 अलग अलग परिवार थे जो पूजा करते थे बारी बारी से। तो सिर्फ जो गहने भगवान को पहनाए जाते हैं उनका हिसाब ही नहीं होता था, वजन भी होता था। और जो वियर एंड टीयर से पहनने से जो वजन का लॉस होता है, उसकी भी भरपाई पुजारी करता था जब अगले को देता था। पुजारी? हाँ, और आज तो चोरी हो जा रहे हैं और सरकार में किसी को पकड़ा नहीं जाता है। तो हम पुजारियों को अलग तरीके से देखना शुरू करें, सबसे पहली चीज़। अब हम वापस आते हैं, मंदिरों का एक दशक नाम क्यों रखा? और उससे पहले हाँ, तो जो गोधरा वाली ट्रेन जला दी गई थी, वो राम कार सेवक ही थे ना जिनको जलाया गया था। नहीं, हम लोग को तो ये लांछन लगाया जाता है कि 2002, मोदी जी पे भी लगाया जाता है कि 2002, पर आप समझ नहीं रहे कि क्यों हुआ था वो। हाँ, तो ये बात हमें याद दिलानी है। इनफैक्ट मेरा तो ऐसा मानना है, वो S6 बोगी को रिटायर कर देना चाहिए। S5 के बाद S7 आना चाहिए। हर ट्रेन में। S6 हर ट्रेन में पूरे भारत में, और हर ट्रेन रेलवे स्टेशन पे म्यूजियम बनना चाहिए कि ऐसे जलाया गया था लोगों को। अगर हम अपने देश में अपने लोगों के लिए नहीं खड़े होंगे तो कल हमको भी ऐसे ही मारा जाएगा। और ये राम मंदिर से आ रहे थे, तो मंदिर में कार सेवकों पर जिनको मारा गया, उसके पहले भी जितने लोग लड़े गए, इन सब चीज़ की म्यूज़ियम बननी चाहिए। हम फिर वही स्वाधीनता संग्राम वाली गलती सरकार को नहीं दोहराने दें कि भाई हम नए तरह के स्वाधीनता सेनानी पैदा कर दे जिन्होंने कुछ करा ही नहीं, और वैसे ही लोगों के फिर वहाँ राम मंदिर के म्यूज़ियम में फ़ोटो लग जाएं कि आज इन्होंने जो पैसे दिए उनके लग जाएं। भाई पैसे देने से वो शायद बचे रहते, नहीं लड़ने गए होते तो वो भी पैसे कमा लिए होते आपके जितने, वो भी चेक काट रहे होते, वो तो लड़के जान दे दिए अपने लिए। और जबकि एक तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं ये तो सिर्फ पत्थर है, मूर्ति तो पत्थर की है। हाँ, तो पर आप देख रहे हैं कि वो इसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, इसलिए तो पुजारी वो पूरे मूर्ति के साथ लेके डूबे या उसको छुपाया है। देखिए, जिनको वो बोलते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, तो जिनको वो आप देखेंगे कि जिनको लगता है कि वो उसमें भगवान नहीं है, पत्थर हैं, वो आप उनको देखेंगे, उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ भी ऐसे ही होगी। आई वुडंट गेट इनटू डिटेल्स, बट इफ़ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड सच पीपल। यू आर राइट। उनके हर चीज़ के वैसे ही होगी, और अगर उनको आप जीवन को आप उनका पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि उनका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ा। और हमने कईयों को देखा है कि ज़िंदगी के जब वो 40s 50s में आते हैं, 60s में आते हैं ना, तो वापस भगवान समझ में आते हैं। तो मैं बोलता हूँ कम्युनिज्म इज़ अ लॉन्गर रूट टू कम्युनलिज्म, है ना। ओके। वो शुरू में तो चीज़ें अच्छी, और ये बात सच है कि एक जवानी में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होनी चाहिए। अब 25 के बाद भी कम्युनिस्ट है देने वाला इडियट, वो भी सच है उतना, बात तो सही है। है ना। जब आप जीवन में आपको अनुभव होता है तब आप समझ पाते हैं कि अध्यात्म क्या है, भगवान क्या है, मूर्ति क्या है। तो बचपन में जब आप जाते हैं, मैं आपको बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ, आप जब मंदिर जाएंगे तो आपको बोला जाएगा कई बार कि आप हाथ जोड़ लीजिए, हाँ जी, करेक्ट, वो बच्चों को हम जय जय कर रहे हो। जय करके हाथ। बट आपको या आपने या आपको किसी ने बोला आंख बंद कर लो? हाँ, ये बात हाँ, तो सही है। आप तो दर्शन लेने के लिए जाते हैं तिरुपति में, 1 दिन 2 दिन कई मंदिरों में खड़े होके घंटों खड़े होके जाएंगे, भगवान के सामने जाके आप आँख क्यों बंद कर लेते? आप गए तो भगवान को देखने के लिए है ना। तो ये हम सबको पता है कि भगवान अंदर है, बात करनी है तो भगवान को अंदर कर रहे हैं, बट हमें कहीं ना कहीं अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए भी चाहिए होती चीज़ें। अब उसको उदाहरण दें कि ए फॉर एप्पल नहीं होता है, एप्पल ए से नहीं निकलता है, बट अगर आप ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ेंगे, आप ये नहीं समझेंगे कि एप्पल हिमाचल और जम्मू कश्मीर में होता है। तो मूर्ति साधना शुरू करने का स्थान है। हर आदमी को साधना के तरीके अलग होते हैं, किसी को फोकस करने के लिए मूर्ति चाहिए, किसी को अंदर से हो जाएगा। और ये बात हर व्यक्ति को समझ में आती है, क्योंकि वो मंदिर के सामने छोटे से जाके आंख बंद कर लेता है, कोई बताता नहीं है। तो ए डेकेड फॉर नाम इसलिए रखा हूँ कि हम सुनते हैं लोगों से कि मंदिरों के लिए करना है, क्या करें, कुछ करें। तो अब बड़े हैं, छोटे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं, गरीब हैं, अमीर हैं, भूल जाइए। आप वाकई जात चाहते पात हैं, भी भूल जाइए। हाँ, मतलब सब कुछ भूल जाइए। हाँ जी। आप अपने जीवन के
अगला 10 साल मंदिरों को दीजिए। और उसमें क्या करना चाहिए? करेक्ट। तो पुस्तक पढ़िए, बहुत सी चीज़ें हैं। जो सबसे छोटी चीज़ है कर सकते हैं कि कम से कम आप रोज़ मंदिर जाना शुरू करें। ओके। अब देखिए कितना हिंदू रोज़ मंदिर जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप रोज़ मंदिर जाएंगे तो चीज़ें बदलेंगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है। मदुरई में कहते हैं कि एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसका घर और ऑफिस के बीच मंदिर है, मीनाक्षी जी का। तो जब जाता था तो कोई भक्त तो था नहीं, अंग्रेज था, बट फिर भी उसको लगता था कि सबका देवताओं का स्थान है, टोपी निकाल के झुक के फिर क्रॉस करता था। उसके बाद ऐसा कहानी है कि एक दिन उसको लगा कि कोई लड़की बुला रही है रात में। वो निकल के बाहर उसके पीछे गया। जैसे ही पीछे गया, बारिश का समय था, उसके घर पे बिजली गिरी और जल के राख। अच्छा। तो आप किससे क्या लिंक करना चाहते हैं? आप अलग अलग लोगों से पूछेंगे, लोगों की अलग अलग अनुभूतियाँ हैं। मैं आपको किसी चीज़ में विश्वास करने की बात नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप स्वयं रोज़ मंदिर जाइए, आपको खुद अनुभूति होगी वो गूज़बम्स हो रहे हैं अभी। कि आप मंदिर आ रहे हैं। तो सिर्फ सबसे छोटी चीज़ जो कर सकते हैं, आप रोज़ मंदिर जाना शुरू करें। ये आपने जो स्टोरी बताई ना, एक और कोई ऐसी स्टोरी है जहाँ पे वो वॉर के लिए गए थे। जो एक कपल थे, ब्रिटिश एरा राज के कपल थे। तो उसमें से एक जन, वो कोई ऑफिसर थे, आर्मी वाले थे, तो वो गए थे, तो वो अटक गई थी, मतलब वो किडनैप हो गए थे, प्रिजनर ऑफ वॉर बन गया था वो, उसका पति। तो वो जो लेडी थी, उसका कुछ तो ऐसा ही था, मेरे को एग्जैक्ट स्टोरी याद नहीं आ रही, पर सिमिलर टू दिस कि उन्होंने कुछ तो जाके फिर उधर ना पूजा की, या उधर वापस जाके एक मूर्ति को स्थापित की, जो मूर्ति हटा दी गई थी। हाँ, और फिर वापस हुआ कि कुछ ऐसा, मतलब उसको उसको अभी सपने में आया कि क्या आया कि ये करोगे तो होगा, क्योंकि वो पहले जब आता, वो जो पहले ऑफिसर था जब वो इंडिया में स्थित था, तब वो मंदिर के लिए बहुत करता था, ऐसा कुछ था। तो वो वापस जब उसने किया, तब वो कुछ तो हुआ, वो प्रिजनर ऑफ वॉर छूट के आया, वो जिंदा आया, वापस आया। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो वी कृष्णमूर्ति थे, जिनको फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन इंडिया कहा जाता है। ओके। उन्होंने अकेले गेल, भेल, सेल और मारुति का प्रॉफिट में लाया था, सिर्फ एक व्यक्ति। इज कॉल्ड फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट इन इंडिया। सैडली इस देश में पॉलिटिक्स है कि जब वो भेल के चेयरमैन थे, तब उन्होंने कुछ 5,000 या 8,000 का स्पेंड किया था। भेल तो 500-600 करोड़ की कंपनी थी, प्रॉफिट में आ गई थी। उस पर उनको अरेस्ट किया गया था, सीबीआई इंक्वायरी हुई, उनको अरेस्ट किया गया, उनके बच्चों को अरेस्ट किया गया। सिर्फ 5 से 8 हज़ार रुपए का? उन्होंने कुछ एक्सपेंस कर दिया था इसके लिए। वाह, इस देश में राज्यसभा में डिबेट हुआ इस पे, क्या आप बात सर्च कर रहे करके देख सकते हो, पूरी डिबेट कॉपी मिलेगी आपको। तो जब परेशानी से गुजर रहे थे, तो उनके घर कोई आया गांव से, और काफ़ी अच्छे परिवार, मतलब वैसे ग्रो किए थे, तो परिवार एजुकेटेड था, जो डूइंग वेल। तो किसी ने कहा कि गांव में आपको कुछ काम बाकी है। तो उनके एक परिवार का मंदिर था जिसकी अब देख रेख कोई नहीं करता था। तो उनको लोगों ने बोला, जाइए वो काम बचा है, उस मंदिर को ठीक कीजिए। तो फिर सारे भाई बहन सब ने मिल के उस मंदिर को ठीक किया, और उसके बाद उनका सारा केस चला गया। ये वो अपनी बायोग्राफी में लिखे हैं, मैं वहाँ से बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला, जिसको जो मानना है मानने, मैं तो मानता हूँ कि वो मेरा काम अधूरा था मंदिर का, इसलिए हुआ। तो हमारे मैं एक जन को जानता हूँ जिनका नाम है रवि अय्यर जी। वो एक बता रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी हमारे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया में उनका काफ़ी भ्रमण रहा हुआ है। तो वो बता रहे थे कि जब ये 99 के आसपास, जब ये एशिया के करेंसी का क्राइसिस हो रहा था, तब इंडोनेशिया के अंदर, वहाँ पे उन्होंने कंटिन्यूसली बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर, उधर के रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक के जो भी गवर्नर्स रहे होंगे, वैसे टाइप के लोगों को चेंज किया, पर वो लोग है ना, कोई भी पॉलिसी उनकी वर्क नहीं करी थी। तो उसमें से किसी एक जन ने, अब उसका कोई सुपरस्टिशियस लगे नहीं लगे, लॉजिक है नहीं है, उन्होंने एक चीज़ कही कि आप है ना, गणेश जी का जो फोटो है ना, वो अपने करेंसी पे छाप दीजिए। और उसके टाइम से फिर वो देख रहे थे कि तब से उनकी वो क्राइसिस रुक गई, फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगी, और आज भी इंडोनेशिया के सबसे बड़े नोट पे गणेश जी की फ़ोटो है। सो एक्चुअली देखिए, मैं वो एग्जांपल भी दे रहा हूँ बुक में, टेम्पल इकोनॉमिक्स की बात करें या मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था कि पाकिस्तान में काफ़ी मंदिर थे। इनफैक्ट वहाँ जो हिंगलाज देवी का मंदिर ट्रस्ट है, उनको उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम भी दिया, क्योंकि वो ईमानदारी से करेंगे। लेकिन वहाँ मंदिर तोड़ते जा रहे हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति देखिए। और वहीं इंडोनेशिया, जहाँ गरुड़ उनका एम्बलम है, उनके कमांडो यूनिट का नाम गरुड़ है, उनका नेवी, यूएस नेवी के साथ जो एनुअल एक्सरसाइज है उसका नाम भी गरुड़ है। हाँ जी। और वो सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, बट उनकी इकॉनमी भी देखिए अच्छी है। तो कहीं ना कहीं जो मैं बात कर रहा हूँ मंदिर रेट ऑफ ग्रोथ, वो दिखती है होती हुए। यस, क्योंकि हम लोग पहले देखते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को बहुत खराब हाँ, तरीके से दिखाया जाता, और आज देखिए जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअल हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ अब भी हो रही है। या मंदिर रेट ऑफ ग्रोथ है हम कहें। ओके।
और आप बता रहे थे कि कुछ स्टोरीज थी अराउंड हाँ, भक्ति के। दो भक्ति है कि जैसे मैंने बुक में कहा है कि आप मंदिर रोज जाएं। तो अभी आप उसको हिसाब किताब नहीं लेके बैठ सकते कि मैं रोज जाऊंगा तो क्या होगा। वो आपको उसकी अनुभूति होती है, वो कब होगी आपको नहीं पता। वी कृष्णमूर्ति, जिनको फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट कहा गया, जिन्होंने भेल, गेल, सेल और मारुति को रिवाइव किया, उनको काफ़ी परेशान किया गया था। उन पे कुछ 8,000 रुपये के एक्सपेंस के लिए सीबीआई इंक्वायरी बैठी, अरेस्ट किया गया। इनफैक्ट राज्यसभा में डिबेट भी हुई 8,000 रुपये के सिर्फ लिए। और 8,000 भेल के चेयरमैन थे उस समय। उस दिन अभी भेल शायद 500 करोड़ की कंपनी रही होगी। तो फिर कहते हैं कि उनको किसी ने आया मिला, बोले कि आपका कुछ काम अधूरा है गाँव में। फिर वो जाके देखे तो उनका एक पुश्तैनी मंदिर था जो खंडहर जैसी स्थिति में था। तो वो उनके भाइयों सब परिवार ने मिलकर मंदिर को वापस जीर्णोद्धार किया और मंदिर अच्छा हो गया, फंक्शनिंग हो गया और वो सारे केसेस से भी बाहर आ गए। और वो अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं तो मानता हूँ कि भगवान की कृपा थी। ओके। जो और भक्ति का एक और उदाहरण है, ये अंग्रेज़ ने डॉक्यूमेंट किया है। जब अंग्रेज़ थे तो बनारस में रामायण होती है, तो हाँ जी। वहाँ पे उस दिन एक चर्च का फादर था, वो चाहता था रामायण बंद हो जाए, रामलीला होनी। ओके। तो वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था शायद, उसको लेके गया दिखाने के लिए कि कितना शोरगुल होता है। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गए तो उस दिन वो दृश्य था जब हनुमान समुद्र लांग जाते हैं। तो जो व्यक्ति हनुमान का किरदार निभा रहा था, उनको उन्होंने कहा कि हनुमान तो समुद्र लांग गए थे, तुम ये नदी लांग जाओ जंप मार के। और उसने उनको देखा, उसने प्रार्थना करी और जंप मारा और वो नदी के पार चला गया। और ये अंग्रेज़ ने खुद डॉक्यूमेंट किया है, बुक में रेफरेंस है। अच्छा। तो और उसके बाद वो आया, उसने बाकी रोल प्ले किया और जब रामलीला ख़त्म हुई तो उसकी मृत्यु हुई और अंग्रेज़ लिखता है कि उसको भगवान ने अपने पास अपने सबसे बड़े भक्त को बुला लिया। तो भक्ति ये होती है, ना कि हिसाब किताब लेके बैठना कि आज हम जब मंदिर जाना शुरू किए तो परसों से हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, उसके नेक्स्ट डे हमको क्या प्रॉफिट हुआ। भक्ति वो नहीं है। भक्ति वो होती है जो आप अंदर से आती है, आप भगवान पे विश्वास करते हैं और उसका फल मिलता है, मैं ये मानता हूँ। एब्सोल्युटली। तो आई होप कि ये दो बुक लोग पढ़े और उनको ये चीज़ समझ में आए कि पहले तो इकोनॉमिक्स क्या है, तो अपने आप से वो अलग दृष्टि से देखिए इस चीज़ को। और सबसे मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मासेस के लिए ना, वो है वो आपकी सेकंड वॉल्यूम वाली, क्योंकि वो लोगों को सिखाएगी कि उनको एक्चुअली करना क्या है मंदिरों के साथ। एंड आई होप कि वो इसमें से बहुत कुछ सीखे। तो आज मेरे को लगता है कि यहाँ पे हमें एंड करना चाहिए। काफ़ी अच्छा एक जंक्चर आया है और इसी के साथ हम सेटअप है कि हम जब अगली बार मिलेंगे तब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और आपसे और भी ऐसे अच्छी अच्छी स्टोरी सुनेंगे, क्योंकि बहुत मज़ा आया और बिल्कुल। मेरे को बहुत सारे अपने गूज बम्स वाले मोमेंट दिए। तो आई थिंक यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। यस, थैंक एंड यू। थैंक यू सो मच संदीप जी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी और भी आपको बुलाएंगे। एंड इसी के साथ ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।